का जो हमारा चैप्टर है वो है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आपका थर्ड चैप्टर है क्लास 9th में, तो ये जो चैप्टर है आपका बेसिकली एक नींव है। कौन सी क्लास के लिए? 10th क्लास के लिए। क्योंकि 10th क्लास में आपके पास आएगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें एक आपके पास इक्वेशन बैलेंसिंग करना काफी सारी चीजें आएंगी। तो उसको मतलब कि सोल्व करने के लिए आपको ये चैप्टर क्लियर होना जरूरी है। तो शुरू करते हैं कि हमारे पास जो पहले इंडियन फिलोसफर्स थे, जो हमारे पास पहले थे, वो थे महर्षि कर्ण, जिन्होंने हमें क्या बताया कि अगर हम किसी चीज को तोड़ते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, तो हमें एक चीज मिलेगी जिसको हम बोलते हैं परमाणु। फिर हमारे पास एक दूसरे आए जिनका नाम था कात्यामा। उन्होंने हमें क्या बताया कि ये जो चीज है बेसिकली परमाणु जो है, ये हमें कंबाइंड फॉर्म में भी मिल सकता है और फ्री फॉर्म में भी मिल सकता है। साइंस है आगे बढ़ती रही। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है ग्रीक के दो फिलोसफर्स आए, ठीक है। उन्होंने हमें क्या बताया? ल्यूकिपस एंड डेमोक्रेटस। उन्होंने हमें क्या बताया कि एक छोटी से छोटी चीज जिसको हम तोड़ देते हैं और लास्ट में वो इंडिविजिबल हो जाता है, यानी कि उसके बाद वो टूटेगा नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। फिर कुछ दिन बाद, कुछ और टाइम बाद हमारे पास एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोनी लेवोजियर, जिनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। अब इन्होंने बेसिकली क्या करा? इन्होंने हमें केमिकल साइंस के बारे में ज्ञान दिया। इन्होंने हमारे पास लॉ निकाले। इन्होंने हमारे पास टोटली 5 लॉ निकाले। हमें 9th क्लास में सिर्फ 2 ही के बारे में पढ़ना है। जो हमारे पास सबसे पहला लॉ था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमें एंटोनी लेवोजियर ने दिया। इसने क्या बोला कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या चीज है? जब जो दो चीजें जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेती हैं, हम उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और इनके बाद जो मिलकर हमारे पास रिजल्ट बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट होएगा वही किसका प्रोडक्ट मास होएगा? वही किसका मास होएगा? टोटल प्रोडक्ट का भी मास होगा। मास ना तो हम कभी बना सकते, ना ही कभी हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते, लेकिन वी कैन चेंज इट फ्रॉम, यानी कि मास हमारा कंजर्व रहेगा। जितना रिएक्टेंट का होएगा उतना ही किसमें रहेगा? प्रोडक्ट में होएगा। बेशक हम वहां पे चेंज कर रहे हैं रिएक्टेंट को किसमें? प्रोडक्ट में। ये आपके सामने एग्जांपल एक मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, जिस तरीके से हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो लॉ आता है वो आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि एक कंपाउंड के अंदर दो जो चीजें हैं वो हमेशा फिक्स रेशियो बाय मास में रहती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे लिखा हुआ है H2O, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन का होता है 18, ठीक है। अगर हम इसका 16 होता है बेसिकली हमारे पास ऑक्सीजन का जो मास है, ठीक है, तो 2:16 यानी कि 1:8। आपको कभी भी वाटर बनाना है, बेशक लैब में बनाना है या बेसिकली नेचुरल है, तो हमेशा वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो कितनी रहेगी? 1 रेशियो जो है हमारे पास कितनी रहेगी? 8 रहेगी, ठीक है। ये था हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डेल्टन। उन्होंने हमें बताया डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमारे कुछ पॉइंट्स दिए गए जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ। इन्होंने सबसे पहले बात बोली कि जो कोई भी मैटर है वो एक छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसका नाम हमने क्या दिया है? एटम दिया है। सेकंड पॉइंट में इन्होंने बोला कि एटम को आप कभी तोड़ नहीं सकते, यानी कि एटम जो है इंडिविजिबल है। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हम इस चीज को तोड़ देंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर। तीसरा हमारे पास आता है कि अगर एक ही एलिमेंट है, ठीक है, एक ही एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होंगे वो उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, उनका सारों का मास भी क्या होएगा? सेम होएगा। उसके बाद अगर हमारे पास अलग अलग एलिमेंट है तो उनके सबके मासेस अलग अलग मिलेंगे, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग मिलेंगी। अगर आपने कंबाइंड रेशो में बनाना है, ठीक है, तो हमारे पास जो एटम है ये कंबाइन होकर एक फिक्स रेशो में हमारे पास जो एलिमेंट बनाते हैं। दूसरा हमारे पास दो एलिमेंट से जोड़ के हमारे पास एक कंपाउंड बनता है, ठीक है, जिसमें फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास रहता है। इनका मास भी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो इन डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद हमारे पास जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं एटम क्या है। छोटी से छोटी चीज जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं उसको हम बोलते हैं एटम। साइज में बहुत ज्यादा छोटा होता है, नैनोमीटर में हम इसको मापते हैं। हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा माना जाता है। सबसे छोटा साइज जो है हमें हाइड्रोजन का पाया जाता है, ठीक है। एटम को बेसिकली कंसीडर किया गया है किसकी शेप में? सर्कल की शेप में कंसीडर किया गया है। तो बेसिकली हम इसको जो मापेंगे वो हम किस फॉर्म में मापेंगे? रेडियस की फॉर्म में मापेंगे। तो जो रेडियस है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, जो कि डिफरेंस बनता है हमारा किस किस के बीच का, जो बिल्कुल हमारे पास सर्कमफ्रेंस है से लेकर सेंटर तक के डिस्टेंस का जो हमारे पास पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस।
हाइड्रोजन का सबसे छोटा पाया जाता है। अब नेचर में, कुदरत में हमारे पास 118 एलिमेंट मौजूद है, जिसमें से 92 हमारे पास नेचुरल है और बाकी के सारे हमारे आर्टिफिशियल पाए जाते हैं। इनमें से कुछ मेटल्स है, कुछ नॉन मेटल्स है, ये भी आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। अब इन एलिमेंट्स की आई सिंबल्स की बारी। तो इन एलिमेंट्स का सिंबल आप किस तरीके से बताएंगे? इसके लिए सबसे पहले डेल्टन आए। डेल्टन ने जो है अपने सिंबल्स प्रोवाइड करे। ठीक है, ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं उन सिंबल्स के। बेसिकली सर्कल के फॉर्म में इन्होंने सिंबल रिप्रेजेंट करे। ठीक है, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, इस तरीके से किया। लेकिन इन्होंने बाद में क्या देखा कि एक ही एलिमेंट, मतलब एक ही सिंबल से कई सारे एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। ठीक है, अब इनको सेम हम एच नाम से तो हम दे नहीं सकते, और इन सिंबल्स को बनाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज भी आ रही थी। तो हमारे पास एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है जे बर्जेलियस। जे बर्जेलियस ने आके हमें पास जो है अलग तरीके से हमें जो है एलिमेंट्स के जो है सिंबल प्रोवाइड करे। जैसे कि जो फर्स्ट अक्षर है वो हमेशा क्या रहेगा? वो हमेशा कैपिटल में रहेगा। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन है एच है। अब इससे मिलता जुलता आ गया हीलियम। तो हीलियम का हम जो सेकंड अक्षर है वो छोटा लिखेंगे, तो इसका सिंबल हमारे पास क्या बनता है? एच ई नाम से हमारे पास इसका सिंबल बन जाता है। ऑक्सीजन हमारे पास हो गया ओ। ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं, ठीक है, जो जिनके नाम हमने लेटिन लैंग्वेज से उठाए हुए हैं, जैसे कि नाइट्रियम, सोडियम। सोडियम का ऐसे तो एस बनना चाहिए, लेकिन इसका लेटिन नेम होता है नाइट्रियम। तो नाइट्रियम को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? Na से। ओरम, ओरम हमारे पास होता है गोल्ड का, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Au से। अर्जेंटम हमारे पास होता है सिल्वर का, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं Ag से। पोटेशियम, पोटेशियम का हमारे पास दूसरा नाम होता है कैलियम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K से। तो इस तरीके से हमारे पास काफी सारे जो है इस एलिमेंट होते हैं, तो हमारी रिप्रेजेंटेशन इनको इन तरीके से की जाती है। एटम्स जो है आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, इंडिपेंडेंट भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि एटम हमारे पास किस दो फॉर्म में पाया जाता है, तो हमारे पास दो फॉर्म में पाया जाता है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में और आयंस की फॉर्म में। ठीक है, इन सब को डिस्कस करने से पहले हमें एक चीज पढ़नी है जिसका नाम है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बेसिकली क्या होता है? तराजू पे जैसे कि तोलने के लिए हम एक स्टैंडर्ड मास लेते हैं, बेशक वो 1 किलो का हो। ठीक है, बेसिकली हम केजी में हम बात करते हैं, ग्राम में बात कर लेते हैं। इसी तरीके से एटॉमिक मास को निकालने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत थी? हमें जरूरत थी एक, मतलब कि एक स्टैंडर्ड की। वो स्टैंडर्ड हमने लिया कार्बन 12। कार्बन 12 से कंपेयर करके हम किसी भी एलिमेंट का मास हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पास ये यूनिट में आएगा, तो ये हमारे पास क्या है? मास यूनिट हमारे पास निकल कर आएगा। इनिशियली पहले हम कार्बन से पहले हम ऑक्सीजन का यूज करते थे। वो इसलिए करते थे क्योंकि एक तो ऑक्सीजन लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ रिएक्टिव है, और ये हमें होल नंबर में जो है वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो हम ऑक्सीजन का यूज इसीलिए हम पहले कार्बन से पहले ऑक्सीजन का यूज हम करते थे। उसके बाद हमारे पास आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हमारे पास जैसे हीलियम है, हीलियम हमारे पास आता है, हाइड्रोजन हीलियम सेकंड नंबर पे आता है, तो इसका मास हमारे पास 4 है। ऑक्सीजन है 16 ना, इसका मास होता है। हमारे पास सोडियम है, इसका मास हमारे पास 23 होता है। जब हम इनको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो एक ग्राम एटॉमिक मास हमारे बन जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि एटम दो फॉर्म में पाया जाता है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। जब एक या एक से ज्यादा एटम मिल जाते हैं, ठीक है, और वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, जब एक दो जितने भी एटम्स है वो आपस में कंबाइन करके एक चीज बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एटम का एग्जांपल दूं तो आ गया हमारे पास हाइड्रोजन, लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूल की तरफ जाऊं तो वहां पे एग्जांपल आ जाएगा हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है H2। यहाँ पे दो आ गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम भी आ सकते हैं, डिफरेंट भी आ सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब मॉलिक्यूल के अंदर मैं अगर और जाता हूँ, बात करता हूँ, तो हमारे पास जो है मॉलिक्यूल कई तरह का होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिसिटी के बेस पे। अब एटॉमिसिटी क्या है? एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिसिटी बोलेंगे। एक एटम है तो मोनो, दो है डाई, तीन है ट्राई, ठीक है, चार है टेट्रा, पांच है पेंटा, और उसके बाद हमारे पास पोली लगा देते हैं और ये कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। यहाँ मैंने आपके सामने एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं काफी सारे, ठीक है, मोनो के, डाई के, ट्राई के, जिसमें एक है, दो है, तीन है, चार है, या चार से ज्यादा है। ठीक है, अब इनके हिसाब से हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास यानी कि जब हम टोटल मास निकालते हैं, जब हम क्या निकालते हैं? टोटल मास निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है H2SO4। अब H2SO4 का मास निकालने के लिए जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं H2SO4, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास होता है 1 और इसके साथ 2 है, तो हम मल्टीप्लाई में लगा देंगे यहाँ पर 2, प्लस सल्फर, सल्फर हमारे पास पाया जाता है
16वें नंबर पे, इसका मास होता है 32, तो सल्फर हमारे पास कितना आ गया, 32 आ गया। ऑक्सीजन पाया जाता है 16 नंबर पे, तो 16 लिख दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4। तो हमने चलना है पोर्ड मास के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वन 2 यहाँ पे आ गया, प्लस का आ गया 32, और 16 फोर से हमारे पास कितना होता है, 64 होता है। तो हमारे पास ये बन गया 34 प्लस 64, हमारे पास आंसर आ गया 98 ग्राम। तो ये हमारे पास मोलिकुलर मास निकल चुका है इसका, हाइड्रोजन सल्फेट का, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। एक एग्जाम्पल की बात अगर हम और कर लेते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है किसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं। AlOH का थ्राइस। अब ब्रैकेट वाले किस तरीके से सोल्व करने हैं, एक बार से बच्चे यहाँ भी ध्यान लगाएंगे। तो ब्रैकेट वाले को सोल्व करते हो, एल्यूमिनियम इसका मास होता है 27, प्लस ब्रैकेट है तो यहाँ भी आप ब्रैकेट लगाएंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास होता है हमारे पास कितना, 16, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और 3 बाहर है तो यहाँ पे भी 3 क्या लग जाएगा, बाहर लग जाएगा। ये हमारे पास बन गया 27 प्लस 17 मल्टीप्लाई 3, तो 17 3 से हमारे पास कितना होता है, 51 होता है, और प्लस में हमारे पास है कितना, 27। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास मास कितना निकल के आ जाएगा, 78 ग्राम। इस तरीके आप किसी का भी मास निकाल सकते हैं, ब्रैकेट है तो उसको अपने ब्रैकेट में ही रखना है। तो ये थे हमारे पास मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है आयंस। चार्ज पार्टिकल्स को हम आयंस बोलते हैं। दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक होते हैं केटायन, एक होते हैं अनायन। पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं। नेगेटिव वाले को हम क्या बोलते हैं, अनायन। हमारे पास जो पॉजिटिव वाले होते हैं उनको हम केटायन बोलते हैं, नेगेटिव वाले को हम बोलते हैं अनायन। अब मैं बात करता हूं बेसिकली, जैसे हम बात करते हैं सोडियम की, हम 3 एग्जांपल्स लेते हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, एक हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का, और एक हम एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम का। आप अगली क्लास में वैसे पढ़ेंगे इसको। सोडियम के पास एक चार्ज फालतू होता है तो इसके ऊपर चार्ज होता है +1 का। ऑक्सीजन के पास 2 चार्ज कम होते हैं तो इसके पास 2 नेगेटिव हमारे पास लगा देते हैं। इसके पास 2 ज्यादा होते हैं तो हम इसमें 2+ लगा देते हैं, +2 लगा देते हैं। ठीक है, तो अब इनकी हेल्प से हम जो है फॉर्मूलाज बनाते हैं। इनकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, फॉर्मूलाज। इसमें पॉजिटिव है तो हम इसको केटायन बोल लेंगे, नेगेटिव है तो एनायन बोल लेंगे। बेसिकली हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 8 18। इसको हमने फिल करना होता है। जैसे हमारे पास है सोडियम, सोडियम हमारा कौन से नंबर पे आता है, 11वें नंबर पे आता है। तो हमने अगर इसको इसके अंदर फिल करना है तो पहले में आगे 2, दूसरे में आगे 8, ये बन गया 10, और एक रह गया तो ये आ गया 1। तो इसके पास ये एक ज्यादा है तो इसीलिए इसके ऊपर क्या लगा, +1। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की तो ये आता है 2,6। इसके पास कितने कम हो गए, 2 कम हो गए। तो 2 कम हो गए तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, 2 नेगेटिव लगा दिया। अब इनकी हेल्प से जो हम है फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला बनाने के लिए हमें सबके चार्जेस जो है पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली हम इनको वैलेंसी भी बोल देते हैं। ठीक है, कितने हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में है, या नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है काफी सारे एलिमेंट्स है जिनके पास हमारी काफी बात होती है इन एलिमेंट्स से रिलेटेड। और ये काफी सारे मैंने आपके पास एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जिनके आपके पास शो कर रखा है कि किसमें कितने वैलेंसी है और किसके अंदर कितनी वैलेंसी है, किसका कितना चार्ज है। अगर मैं अब बात करता हूँ फॉर्मूलाज बनाने की, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने H2SO4 लिखा, तो जैसे कि हम फॉर्मूला लिखते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट, तो हमने लिखा हाइड्रोजन और सल्फेट, सल्फेट का सिंबल हमारे पास पाया जाता है SO4। ठीक है, अब हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, SO4 के ऊपर है 2, हम कर देते हैं इनका क्रॉस, तो हमारे पास बन के आ जाता है H2SO4। इसी तरीके अगर मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जिसका हमने मास निकाला, तो हम यहाँ लिखते हैं एल्यूमिनियम, यहाँ हम लिखते हैं हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, इस पे चार्ज आता है 1 का, क्रॉस कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है AlOH का थ्राइस। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो थ्योरी आ सकती है एटम एंड मॉलिक्यूल से रिलेटेड, कितने टाइप्स के होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। और ये क्वेश्चन तो एग्जाम्स में जरूर आते हैं, मास निकालना और फॉर्मूला बनता है इस तरीके से। ठीक है,
अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो तो वो आगे पूछ सकता है, ठीक है, और अपना कमेंट में लिख सकता है कि ये प्रॉब्लम है। जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं वो फेस टू फेस आके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था एटम एंड मॉलिक्यूल। थैंक यू सो मच।